हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए अब वो वक्त आ चुका है जब लोकसभा चुनाव के लिए उलटी गिनती उंगलियों पर की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और साथ ही 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव भी होने हैं। लोकसभा चुनाव तो वक्त पर आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो 6 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं उन्हें थोपा गया है लोगों पर। लोगों की अलग अलग राय इस बारे को लेकर है। अब जो 4 सीटें हैं उसमें से कांगड़ा संसदीय क्षेत्र और मंडी संसदीय क्षेत्र पर लोगों की खास नज़र है। दोनों ही वीआईपी सीट हिमाचल की हैं। कांगड़ा में जो मुकाबला है वो कांग्रेस के आनंद शर्मा और बीजेपी के डॉक्टर राजीव भारद्वाज के बीच में है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एआईसीसी के महासचिव मुकुल वासनिक, जो कांगड़ा में लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका हिमाचल में भी और एबीपी लाइव पर भी। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मैं आज का तीसरा दिन है जी। हम आज भी कुछ सभाएं करेंगे और फिर कल मैं यहाँ से रवाना होऊंगा। जी, मुकुल जी, इससे पहले हम चुनाव में आए, आपको कैसा लगा हिमाचल, ये खूबसूरत वादियाँ, किस तरह का एक्सपीरियंस है आपके लिए? हिमाचल तो है ही, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खूबसूरत जगहों का अगर नाम लिया जाता है तो हिमाचल का नाम भी उसमें शामिल होता है। मैं यहाँ पिछले 40 साल से आते रहा हूँ। पहली बार मैं समझता हूँ कि 1984-85 के दरमियान मैं यहाँ पर आया और फिर लगातार समय समय पर यहाँ पर अलग अलग इलाकों में मेरा आने का मौका मुझे मिला और ये खूबसूरत जगह, यहाँ के लोग भी उतने ही खूबसूरत और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आकर हमें हमेशा प्रसन्नता ही होती है। आपका लंबा अनुभव रहा है, विधायी अनुभव, राजनीतिक अनुभव, कैसा भांप रहे हैं सर कांगड़ा के पूरे माहौल को, सियासी माहौल को? क्योंकि आनंद शर्मा जब शिमला से चले थे तो लोगों के बीच में एक चर्चा थी कि आनंद शर्मा के लिए चुनाव बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्षेत्रवाद और जातिवाद कहते हैं कि देश की जो राजनीति है उसकी सच्चाई है, भले ही लोग इससे इनकार करते रहे। तो एक कहा जा रहा था कि बाहरी व्यक्ति हैं आनंद शर्मा, कांगड़ा से संबंध नहीं रखते, तो उनके लिए चुनाव मुश्किल हो जाएगा। आपको भी ग्राउंड जीरो पर उतर कर ऐसा लग रहा है मुकुल जी? देखिए, मैं नहीं मानता हूँ कि इन चीज़ों में कोई वास्तविकता है। जी। ये देश का चुनाव है। यहाँ पर अहम फैसले लोगों को करना है कि देश किस दिशा में आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर ये फैसला करना होगा कि किस तरह का लोकतंत्र, किस तरह का कामकाज संसद की ओर से और देश की सरकार की ओर से हम अपेक्षित रखते हैं। और इसीलिए इस तरह के मुद्दे कि कौन कहाँ का है, इसमें बहुत कोई लोगों की दिलचस्पी नहीं होती। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं गुजरात के जाके उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं। अनेकों नेता अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ते रहे हैं। ये सिर्फ हाल ही की बात नहीं है, तो पहले चुनाव से लेकर तो अब तक के अलग अलग क्षेत्रों से चुनाव लड़ना ये कोई अनेक नई बात नहीं रही है। आखिर जब लोकसभा के चुनाव में कोई प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं तो वो व्यक्ति के तौर पर नहीं होता। व्यक्ति महत्व तो रखते ही है, लेकिन उससे ऊपर उठकर वो कौन सी पार्टी के हैं, कौन सी विचारधारा को लेकर आए हैं, कौन से कार्यक्रमों को और कौन सी नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ये तमाम चीज़ों को लेकर आते हैं। और आनंद शर्मा जी कांगड़ा निर्वाचन क्षेत्र से जब कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कर आए हैं तो वो एक लंबा अनुभव लेकर आए हैं। देश की राजनीति का, हिमाचल प्रदेश की राजनीति का, उनका संगठन में अनुभव, उनका संसद में अनुभव, उनका प्रशासन में अनुभव, देश के विदेश मंत्री की हैसियत से उनका काम, कॉमर्स मिनिस्टर करके उनका काम, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष करके उनका काम, कांग्रेस कार्य समिति में उनका काम। मैं समझता हूँ कि वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पर 100% समर्पित ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत छात्र संगठन एनएसयूआई के ज़रिए करी और आज देश के शीर्ष नेताओं में, कांग्रेस पार्टी के ही नहीं बल्कि देश के तमाम शीर्ष नेताओं में आनंद शर्मा जी का नाम बड़े गरिमामय तरीके से लिया जाता है। और मैं समझता हूँ कि आनंद शर्मा जी कांगड़ा चंबा निर्वाचन क्षेत्र से जब यहाँ पर कांग्रेस के और मित्रदल के प्रत्याशी करके चुनाव लड़ रहे हैं तो कांगड़ा के लिए
ये बहुत ही अच्छी बात आने वाले समय में साबित होगी। भारतीय जनता पार्टी और जो आपके विरोधी उनकी तरफ से एक प्रचार किया जा रहा है कि आनंद शर्मा कभी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े। 71 साल की उम्र में क्या ज़रूरत पड़ी आनंद शर्मा को चुनाव लड़ाने की, क्यों उन्हें चुनावी रण में उतारा गया? देखिए, अब उम्र की 25 साल और 2 महीने में मैं आज से 40 साल पहले संसद में आया। जी। तो किसी को लोकसभा लड़ने का जल्दी मौका मिल जाता, किसी को लोकसभा लड़ने की आवश्यकता नहीं, या पार्टी अगर तय करती है कि उन्हें राज्यसभा में लाना है या अन्य दूसरे कामों में उनकी उपयोगिता करनी है, ये तो आखिर में पार्टी का फैसला होता है। हमारे कांग्रेस चयन समिति ने सारी चीज़ों का देखकर ये निर्णय लिया होगा कि अब इस लोकसभा चुनाव में आवश्यकता है कि आनंद शर्मा जी, जिनका एक लंबा अनुभव, मैं समझता हूँ कि करीब 24-25 साल का उनका राज्यसभा में अनुभव रहा है, संसद के तमाम नियम, तमाम परंपराएं, तमाम तौर तरीक़ों का उनको पूरी तरह से गहन अभ्यास है। और जब वो राज्यसभा में बोलते रहे और मंत्री करके लोकसभा में भी जब वो सरकार का पक्ष रखते थे, तो मैं समझता था कि सिर्फ संसद ही नहीं तो संसद के बाहर भी देश के लोग उनकी बात बड़े अच्छी तरीके से सुनते रहे। और आज पार्टी ने फैसला किया है लोकसभा चुनाव लड़ने का। ये तो हाल ही की बात है, लेकिन उनका संगठन में एक लंबा अनुभव रहा है। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के विभिन्न पदों पर उन्होंने काम किया है, ज़मीनी स्तर पर उनका जुड़ाव रहा है। तो ये कोई, मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें किसी तरह से कोई संदेह व्यक्त करने की आवश्यकता है। मुकुल जी, आनंद शर्मा जी की जो छवि है वो एक हाई प्रोफाइल नेता की है, हाई फाई नेता के तौर पर उन्हें देखा जाता है। आपकी ही पार्टी से हर्ष महाजन जो भाजपा में गए, अब राज्यसभा सांसद भी बन गए हैं, उनका कहना था कि जो आनंद शर्मा है उन्हें तो कोई कार्यकर्ता हाथ लगा ले तो वो भी पसंद नहीं करते हैं। देखिए, जो पदों के लिए अपनी विचारधारा को छोड़कर चले जाते हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि उनकी बातों को किसी तरह से गंभीरता लेते हुए कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना मैं कोई ज़रूरी नहीं समझता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि जो प्रामाणिक कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं, जो कभी किसी पद पर नहीं रहे होंगे, उनकी आवाज़, उनके विचारों को बहुत अधिक महत्व हम देते रहे और देना भी चाहिए। लेकिन जो पदों के लिए कोई कपड़े बदल, जैसे लोग कपड़े बदलते उस तरह से अपनी विचारधारा बदलकर जो चले जाते हैं, वो बहुत कोई गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं। मैं इस पर कोई जवाब देना भी बेहतर नहीं समझता हूँ। वो वहाँ पर कुछ अपने स्वार्थ के लिए गए हैं, ऐसे मैं नहीं समझता हूँ कि राजनीति में ऐसे लोगों को कोई गंभीरता से लेना चाहिए। सर, विपक्षी गठबंधन जो है वो कह रहे हैं कि जो अभी तक 4 चरण के मतदान हुआ है उसमें पूरी तरीके से अभी एंटी इनकम्बेंसी नज़र आ रही है, लेकिन आपके विरोधी कह रहे हैं कि ये तो प्रो इनकम्बेंसी है। जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, जो एनडीए का वोटर है, वो तो निकल रहा है, लेकिन जो इंडिया ब्लॉक का वोटर है वो नहीं निकल रहा। प्रधानमंत्री तो एक भाषण में ये भी कह रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि लोकतंत्र की मजबूती हो, जो विपक्ष का वोटर है वो भी बाहर निकले वोट डालने के लिए। आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, 4 चरणों का चुनाव हो गया, अभी 3 बाकी है। जी। प्रधानमंत्री जी क्या क्या बोल रहे हैं अपने भाषणों में, मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री के स्तर पर जो भी व्यक्ति रहे, उन्होंने राजनैतिक बहस को इतने निचले स्तर पर उतारना, ये मुल्क के लोकतंत्र के लिए कोई बहुत अच्छी बात हो रही है, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। 10 साल पहले जब नरेंद्र मोदी जी देश की राजनीति में उभरे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तब हो सकता है कि लोगों को एक उनके बारे में कोई और धारणा रही होगी, उनके बातों पर विश्वास व्यक्त किया होगा। 5 साल में बहुत कुछ वो तो किया नहीं उन्होंने, जिन चीज़ों का वादा उन्होंने लोगों के सामने किया था, लेकिन फिर भी 5 साल के बाद में लोगों ने सोचा होगा कि 5 साल ये पर्याप्त समय नहीं होगा और थोड़ा कुछ समय दे दो, तो और 5 साल उनको दे दिया, ये 10 साल का समय दिया। लेकिन जो भी वादे नरेंद्र मोदी जी ने किए,
चाहे वो रोज़गार का है, चाहे भ्रष्टाचार समाप्त करने का है, चाहे विदेशों में जो पैसा भ्रष्टाचार का गया होगा उसको लौटा के लाने का मामला रहा हो, महिलाओं के सुरक्षा का हो, किसानों के हितों के बारे में हो, तमाम चीज़ों पर आज अगर 10 साल के बाद अगर हिसाब लिया जाए तो 100% फेल इस तरह से नरेंद्र मोदी जी के सरकार का कामकाज का आकलन भारत के लोग करेंगे। अब नरेंद्र मोदी जी की बात पर लोगों का विश्वास नहीं रहा। नरेंद्र मोदी जी के नाम से गारंटी देने की बात अभी भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो रही है। वो गारंटी देश की राजनीति में अब नहीं चलेगी। ये पिछले 4 चरणों के चुनाव में नज़र आ गया है। अब लोगों का भरोसा उन पर से पूरी तरह से टूट गया है। मैं समझता हूँ कि लोग देखते हैं कि इनकी राजनीति हमारे संविधान के मुताबिक नहीं है। हमारा संविधान संसदीय लोकतंत्र अपेक्षित रखता है। क्या संसद का काम हमारे संविधान में जिस तरह की उम्मीदें हैं उसके मुताबिक चल रहा है? 150 सांसदों को हाल ही में निष्कासित कर दिया था। वहाँ पर बहस नहीं होती। महत्वपूर्ण मुद्दों पर अगर विपक्ष चाहती है कि वहाँ बहस हो, मिसाल के तौर पर मणिपुर में जिस तरह की घटना बनी, उसको लेकर जब चिंता व्यक्त करी विपक्ष ने और कहा कि इस पर संसद में बहस हो, तो संसद में बहस नहीं हुई। क्यों नहीं हुई बहस? प्रधानमंत्री वहाँ जाते नहीं, संसद में बहस होती नहीं, महंगाई पर चर्चा होती नहीं, रोज़गार के प्रश्नों को लेकर चर्चा होती नहीं, किसानों के बारे में चर्चा होती नहीं, संसद में लोगों को निष्कासित कर दिया जाता, विपक्ष के नेताओं को किसी को जेल की सलाखों में बंद कर दिया जाता या किसी के पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगाकर परेशान करने का काम किया जाता, विपक्ष को पूरी तरह से ख़त्म करने का प्रयास किया जाता, विभिन्न प्रांतों में पार्टियों को तोड़ना, इस तरह का काम शुरू है। यहीं हाल ही में हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव में किस तरह के कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा गया, खरीदा गया, ये हिमाचल के लोगों के सामने है। लेकिन सिर्फ ये इसी प्रांत में हुआ ऐसा नहीं, बिहार में, महाराष्ट्र में, तमाम राज्यों में इसी तरह की राजनीति, उत्तराखंड में हुआ, राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, सारे तरफ जो हमारे संविधान में अपेक्षित है उस तरह से भारत की राजनीति, भारत का लोकतंत्र नहीं चल रहा है। कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने काम किया। 16 लाख करोड़ उद्योगपतियों का माफ़ किया, एक नया पैसा किसानों का माफ़ नहीं होता, रोज़गार पैदा नहीं होते, पूरी तरह हाहाकार मचा हुआ है। नरेंद्र मोदी अब लोगों को और गुमराह नहीं कर पाएंगे। सर, जो विपक्ष का गठबंधन है, जिसे अपने मुताबिक कोई इंडिया अलायंस कह रहा है, कोई कहता है I.N.D.I.A, कोई कह रहा है इंडिया ब्लॉक, अगर सरकार बनती है इंडिया ब्लॉक की, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। कल प्रियंका जी कह रही थी कि आप एमपी के लिए नहीं, आप प्रधानमंत्री के लिए वोट कर रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं अच्छी तरह से कि हमारे तमाम मित्र दलों के सामने आज देश का लोकतंत्र कैसा सुरक्षित रहे, देश का संविधान कैसा सुरक्षित रहे, ये बहुत अहम मुद्दा बनकर रहा है। इतना ही नहीं तो आज जो सारे विपक्ष में मित्र दल एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनका लक्ष्य यही है कि स्वाधीनता संग्राम में जिस तरह से भारत की कल्पना करी गई थी, उस तरह का भारत हमें सुरक्षित रखना होगा, उसे हमें मजबूती से आगे बढ़ाना होगा। ये एक लक्ष्य लेकर विपक्ष में जो हम सारे मित्र दल एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उस तरह का लक्ष्य है। निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं। निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह की उम्मीदें जाहिर होती है कि कल अगर हम सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच जाते हैं तो राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभाले। ये एक स्वाभाविक तौर पर राहुल गांधी जी को कांग्रेस के भीतर बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने उनका नेतृत्व स्वीकारा है। कन्याकुमारी से लेकर तो श्रीनगर तक के 4000 किलोमीटर की पदयात्रा
और फिर उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा इम्फाल से लेकर तो मुंबई तक, वो करीब 7,000 किलोमीटर की यात्रा लेकर उन्होंने भारत के लोगों का दिल जीत लिया है। कोने कोने में आज राहुल गांधी जी के प्रति एक ज़बरदस्त उत्साह का वातावरण बना है। ये अब एक वास्तविकता बनी है। मुकुल जी, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एआईसीसी के महासचिव मुकुल वासनिक से आप ये खास बातचीत सुन रहे थे और दावा यही है कि जो बीती 2 सरकारों में बड़ी बड़ी बातें की गई एनडीए की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से, वो ग्राउंड ज़ीरो पर नज़र नहीं आ रही हैं। और अब जो माहौल पहले भाजपा के लिए 2 चुनाव में नज़र आ रहा था वो 2024 में गायब है। और यहाँ पर दावा किया जा रहा है इंडिया ब्लॉक की सरकार बनाने का। लेकिन ये 4 जून को पता चलेगा कि जनता किसके साथ है और ये चुनावी बयार जो कभी दाएँ तो कभी बाएँ की तरफ बह रही है, ये कहाँ पर जाकर फिट बैठती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।